मोनिका और चंदन का विवाह हुए 8 वर्ष हो चुके हैं। इन वर्षों के दौरान उन्होंने प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने और बच्चे को जन्म देने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। काफ़ी असफल प्रयासों के बाद जब वे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनमें से एक या दोनों में इनफर्टिलिटी यानी बंध्यता की समस्या हो सकती है, जिसे बोलचाल की भाषा में बांझपन भी कहा जाता है। बंध्यता या बांझपन का मतलब है असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बावजूद महिला का गर्भधारण करने या बच्चा पैदा करने में असमर्थ होना। पुरुषों और महिलाओं में बांझपन कई कारणों से हो सकता है। जैसे महिलाओं में बांझपन के कारणों में फैलोपियन नली का क्षतिग्रस्त होना, अंडाशयों से अंडाणुओं का निर्मुक्त ना होना, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, हार्मोन संबंधी समस्याएं या भ्रूण को बनाए रखने में गर्भाशय की अक्षमता, गर्भाशय का अविकसित होना इत्यादि शामिल हो सकते हैं। वहीं पुरुषों में बांझपन शुक्राणुओं की कम संख्या, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी या वृषण द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण ना कर पाने इत्यादि के कारण हो सकता है। जब कोई विवाहित जोड़ा बांझपन के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर गर्भ धारण करने के लिए किसी अप्राकृतिक तरीके का उपयोग करने की सलाह तुरंत नहीं देते हैं। इसके बजाय डॉक्टर पहले विवाहित जोड़े को अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने की सलाह देते हैं, जैसे पुरुषों द्वारा धूम्रपान छोड़ना, क्योंकि धूम्रपान को शुक्राणुओं की संख्या और शुक्राणुओं की गतिशीलता इन दोनों में कमी का एक कारण माना जाता है। इसके अलावा भी कुछ दवाइयाँ भी लिख सकते हैं जो दंपति को गर्भ धारण करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन यदि इन सभी उपायों के बावजूद भी दंपति प्राकृतिक रूप से बच्चे को जन्म देने में असमर्थ रहते हैं तो फिर डॉक्टर उन्हें सहायक प्रजनन तकनीक या ART की मदद लेने की सलाह देते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF भी एक प्रकार की सहायक प्रजनन तकनीक है। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? तो यहाँ इन विट्रो का मतलब है शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन महिला के शरीर के बाहर होता है, यानी प्रयोगशाला की दशाओं में होता है, जबकि महिला के शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से होने वाले निषेचन को इन विवो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस वीडियो में हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में समझेंगे। भारत में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF की शुरुआत 1978 में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने की थी। इस तकनीक की मदद से उन्होंने एक महिला को एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देने में सहायता की थी। उस बच्ची का नाम शुरू में दुर्गा रखा गया था और वह भारत में IVF तकनीक से जन्म लेने वाली पहली बच्ची थी। इस वीडियो में हम IVF के विभिन्न चरणों और IVF के कुछ लाभों और हानियों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को समझने से पहले हमें यह याद रखना चाहिए कि यह एक अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है जिसे केवल विशेषज्ञों द्वारा उचित चिकित्सा स्थितियों में ही संपन्न किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के संदूषण, संक्रमण और अन्य जटिलताओं से बचा जा सके। इस प्रक्रिया में सबसे पहले महिला के अंडाशय को एक से अधिक अंडाणु उत्सर्जित करने के लिए उत्तेजित किया जाता है। अब आपको ज्ञात होगा कि महिलाओं में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं और सामान्य रूप से अंडोत्सर्ग होने पर प्रति माह किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु निर्मुक्त होता है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए अंडाशयों को एक से अधिक अंडाणु निर्मुक्त करने के लिए क्यों उत्तेजित किया जाता है? तो इसका कारण यह है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन महिला के शरीर के बाहर कराया जाता है, यानी यह प्रयोगशाला की दशाओं में होता है। इसलिए अंडाणुओं को महिला के शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। ऐसे में निषेचन की संभावना को बढ़ाने के लिए, ताकि IVF की सफलता की संभावना अधिकतम हो सके, अंडाशयों को एक से अधिक अंडाणु निर्मुक्त करने के लिए उत्तेजित किया जाता है। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप यह भी होता है कि कई बार IVF की सहायता से गर्भ धारण करने वाली महिलाओं के या तो जुड़वा या फिर 3 बच्चे भी हो जाते हैं, क्योंकि एक से अधिक अंडाणु निषेचित हो जाते हैं और गर्भाशय में भी एक से अधिक भ्रूण प्रत्यारोपित हो जाते हैं। अब अंडाशय से अंडाणुओं के निर्मुक्त होने के बाद
उन्हें महिला की फैलोपियन ट्यूब से एकत्रित करके शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके साथ ही पुरुष साथी से शुक्राणु भी एकत्रित कर लिए जाते हैं और फिर महिला से एकत्रित किए गए अंडाणुओं तथा पुरुष से एकत्रित किए गए शुक्राणुओं को महिला के शरीर के बाहर यानी प्रयोगशाला में एक पेट्री डिश में निषेचित किया जाता है। यह पेट्री डिश कुछ इस तरह दिखाई देती है। आपने अपनी प्रयोगशाला में भी इसी तरह की पेट्री डिश को देखा होगा। पेट्री डिश में शुक्राणुओं और अंडाणुओं के ठीक से निषेचित होने के लिए पेट्री डिश की दशाओं को, जैसे पेट्री डिश में पोषक तत्वों की उपलब्धता, इसका तापमान, इन सभी चीज़ों को ठीक उसी तरह बनाए रखा जाता है जैसी वे महिला के शरीर में फैलोपियन ट्यूब के भीतर होती हैं, जहां प्राकृतिक रूप से वास्तविक निषेचन होता है। इसके बाद जब शुक्राणु और अंडाणु पेट्री डिश में निषेचित हो जाते हैं और एम्ब्रियो यानी भ्रूण बन जाता है, तो इस भ्रूण को महिला के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यदि भ्रूण अपनी प्रारंभिक अवस्था में है तो इसे महिला की फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां से वह गर्भाशय में चला जाता है और स्वतः ही गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित हो जाता है। लेकिन यदि भ्रूण थोड़ा विकसित है तो उसे सीधे गर्भाशय में भी स्थानांतरित किया जा सकता है, जहां वह गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित हो जाता है। एक बार जब भ्रूण गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है तो उसके कुछ समय बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है और यदि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब यह है कि आईवीएफ की प्रक्रिया सफल हो गई है और महिला ने सफलतापूर्वक गर्भधारण कर लिया है। इस पूरे आईवीएफ चक्र को पूरा होने में लगभग 4 से 6 सप्ताह का समय लगता है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, आईवीएफ एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें अंडाशयों को अधिक अंडाणु निर्मुक्त करने के लिए उत्तेजित करना पड़ता है और इसके लिए महिला को इंजेक्शन के रूप में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एफएसएच और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जैसे हार्मोन दिए जाते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल को परिपक्व बनाता है, जो कि अंडाणुओं के निर्मुक्त होने यानी अंडोत्सर्ग के लिए आवश्यक है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान महिला के स्वास्थ्य, उसके शरीर के तापमान, हार्मोन के स्तर इत्यादि की लगातार निगरानी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। अंडाणुओं के निर्मुक्त होने के तुरंत बाद एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड डिवाइस की सहायता से इन अंडाणुओं को शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। इस डिवाइस का एक सिरा योनि द्वार के माध्यम से महिला की फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाया जाता है और वहां से अंडाणुओं को एकत्रित कर लिया जाता है। अंडाणुओं को बाहर निकालने के बाद उन्हें शुक्राणुदाता से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं के साथ लगभग 14 घंटों तक इनक्यूबेट किया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में, जैसे यदि दाता के शुक्राणुओं की गतिशीलता कम है या उनकी व्यवहार्यता दर कम है, तो ऐसे मामलों में शुक्राणु से केंद्रक को निकालकर सीधे अंडाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य में डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहा जाता है। इनमें से किसी भी तरीके से अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कराने के बाद लगभग 5 से 6 दिनों तक भ्रूण को संवर्धित किया जाता है। इस दौरान यह ब्लास्टोसिस्ट अवस्था तक वृद्धि करता है, जिसके बाद इसे एक कैथेटर की सहायता से महिला के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, इसे या तो फैलोपियन ट्यूब में या सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यह थी आईवीएफ की संपूर्ण प्रक्रिया। आईवीएफ के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि इस प्रक्रिया से जन्म लेने वाले शिशुओं को प्रायः टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। हालांकि ऐसा कहना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी चरण में शिशु का विकास टेस्ट ट्यूब में नहीं होता है और न ही प्रयोगशाला में शुक्राणु और अंडाणु को निषेचित कराने या उन्हें संवर्धित करने के लिए टेस्ट ट्यूब का उपयोग किया जाता है। वास्तव में यह संवर्धन एक पेट्री डिश में किया जाता है। लेकिन चूंकि प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब सर्वाधिक सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला उपकरण है, इसलिए आईवीएफ प्रक्रिया से जन्म लेने वाले बच्चों के लिए भी टेस्ट ट्यूब बेबी शब्द आम बोलचाल में काफ़ी प्रचलित हो गया है। अब चलिए आईवीएफ के कुछ लाभों और हानियों के बारे में भी समझ लेते हैं। तो आईवीएफ का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बांझपन से प्रभावित लोग भी आईवीएफ की मदद से बच्चों को जन्म दे सकते हैं और इस प्रक्रिया से महिलाओं के गर्भधारण करने और जीवित बच्चों को जन्म देने की सफलता दर भी काफ़ी अधिक है।
इसके अलावा हाल के वर्षों में हुई तकनीकी प्रगति के कारण आईवीएफ की सफलता दर में और अधिक वृद्धि हुई है। इसका एक अन्य लाभ यह है कि बच्चे को जन्म देने के लिए किसी दाता से भी शुक्राणु या अंडाणु प्राप्त किए जा सकते हैं। कई मामलों में महिला की डिंबवाहिनियाँ पूरी तरह से अवरुद्ध होती हैं और उनसे अंडाणुओं को निकालना संभव नहीं होता है। ऐसे मामलों में दंपति किसी अंडाणुदाता से यानी किसी अन्य महिला से अंडाणु प्राप्त कर सकते हैं, और यदि पुरुष बांझपन से प्रभावित हैं तो किसी अन्य पुरुष से यानी शुक्राणुदाता से शुक्राणु भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा जब भ्रूण को पेट्री डिश में संवर्धित किया जाता है तब उसमें आनुवंशिक विकारों की जांच भी की जा सकती है। यह उन लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है जो किसी आनुवंशिक विकार से प्रभावित हैं और अपने इन आनुवंशिक विकारों को अपनी संतान में नहीं जाने देना चाहते हैं। इसी तरह आईवीएफ के कई नुकसान भी हैं, जैसे यह प्रक्रिया अभी काफ़ी महंगी है। भारत में अभी भी अधिकांशतः निजी चिकित्सक और निजी अस्पताल ही आईवीएफ चिकित्सा की सुविधा प्रदान कर रहे हैं और वे इसके लिए काफ़ी अधिक पैसा लेते हैं, जो प्रति आईवीएफ चक्र लगभग 1.5 लाख से 3 लाख रुपए होता है। देश में केवल गिने चुने सरकारी अस्पताल ही ऐसे हैं जो अभी निःशुल्क आईवीएफ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसका एक अन्य नुकसान यह है कि आईवीएफ की पूरी प्रक्रिया, जैसे महिलाओं को हार्मोन का इंजेक्शन देना, शरीर से अंडाणुओं को निकालना और भ्रूण को शरीर में स्थानांतरित करना, यह पूरी प्रक्रिया महिला के लिए न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी कष्टदायक होती है। इससे महिला का शरीर भी काफ़ी कमज़ोर हो सकता है। इसके अलावा यह प्रक्रिया पुरुष साथी पर भी नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकती है। आईवीएफ से जुड़ी कई नैतिक चिंताएं भी हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में भ्रूण की न केवल आनुवंशिक विकारों के लिए जांच की जा सकती है बल्कि वास्तव में विशिष्ट लक्षणों वाले भ्रूण को संवर्धित भी किया जा सकता है। दंपति विशिष्ट लक्षणों वाले बच्चे की मांग कर सकते हैं और उन लक्षणों के लिए जीनों में फेरबदल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जन्म लेने वाले बच्चे के गुणों को प्रभावित किया जा सकता है। इस तरह के बच्चों को प्रायः डिज़ाइनर बेबी कहा जाता है, क्योंकि ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा ऐसे भ्रूणों से उत्पन्न होते हैं जिनमें कुछ विशेष लक्षणों को अभिव्यक्त करने वाले जीन उपस्थित या अनुपस्थित होते हैं। आईवीएफ की एक अन्य हानि यह है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से सफल हो जाने के बावजूद भी और भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित किए जाने के बावजूद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह हमेशा गर्भावस्था में परिवर्तित होगा। इसलिए कई दंपतियों को बार बार आईवीएफ ट्रीटमेंट कराना पड़ सकता है और इसके बावजूद भी यह आवश्यक नहीं है कि वे बच्चे को जन्म देने में सक्षम हो सकेंगे। हालांकि आईवीएफ के अलावा कुछ अन्य प्रकार की सहायक प्रजनन तकनीकें भी उपलब्ध हैं, लेकिन उनके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे।